नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम लोग पर्यावरणीय करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला, बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन 2024, ये भूटान सरकार द्वारा आयोजित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है भारत में रामसर स्थल। 2024 में रामसर स्थलों की संख्या में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, उसको हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 85 हो गई है। ठीक, फरवरी 2024 में शामिल रामसर स्थल 5 कौन कौन सा? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघनासनी एस्चुअरी ये भी कर्नाटक में, मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लांगवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु। ठीक, फिर जून 2024 में 2 रामसर स्थल शामिल हुए। ये नागी पक्षी अभयारण्य बिहार, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार। फिर उसके बाद अगस्त 2024 में 3 रामसर स्थल शामिल हुए, जो निम्न: नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। इस प्रकार 2024 में 10 रामसर स्थल शामिल हुए हैं। अब रामसर अभिसमय के बारे में। रामसर अभिसमय 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर ईरानी शहर रामसर में, भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया। ठीक, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में, लेकिन भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक रामसर स्थल 18 तमिलनाडु में है और 10 उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज आर्द्र भूमियाँ। इसमें भारत की 2 आर्द्र भूमियों को दर्ज किया गया। एक है, पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, दूसरा लोकटक झील मणिपुर। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की एक सूची है। ये कब हुआ था? काप 4 में इसको शामिल किया गया था। काप 4 1990 में हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। ठीक, अब देख लेते हैं कि जो यूपी में 10 रामसर साइट्स हैं उनका विवरण। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सरसई नावर झील इटावा, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, सुर सरोवर एवं कीठम झील पश्चिम अभयारण्य आगरा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर, ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर। इस प्रकार ये 10 ये कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन आर्द्र भूमि, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक, सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, और भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील। ठीक, ये हम लोग कंप्लीट रामसर स्थल के बारे में जो परिवर्तन हुए, जो पुराने कुछ सबको देख लिए। अब नेक्स्ट करंट देखते हैं पर्यावरण का। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS, यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यह उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना। जैसे कि अब जलवायु परिवर्तन की घटना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पूरा विश्व और भारत में भी ये प्रभावित हो रहा है। अब इससे बचने के लिए विशेष
प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उसी प्रयास के दौरान ये NFCS की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक, और देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, भारतीय मौसम विभाग को IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी, यानी कि 150वीं जयंती। इसका मुख्यालय 1875 में कोलकाता, 1905 में बदल के शिमला, 1928 में पुणे, 1944 में दिल्ली, यानी वर्तमान में यह इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं वार्षिक पक्षी गणना। ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि वार्षिक पक्षी गणना किस झील में, तो चिल्का झील में। ये चिल्का झील 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित हुआ था। चिल्का झील से संबंधित एक और तथ्य नलबाड़ पक्षी अभयारण्य, ये भी उड़ीसा में ही और चिल्का झील के ही अंदर स्थित नालाबंद द्वीप पर स्थित है। ये ध्यान रखने बात कभी कभी पूछ सकता है। उड़ीसा से हमेशा चिल्का झील हमें याद रहता है, लेकिन नलबाड़ पक्षी अभयारण्य नालाबंद द्वीप। ठीक, नेक्स्ट है वर्ष 2023 का विश्व का रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब पूरे विश्व में दिख रहा है। यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ की कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा 2016, इसके पहले जो सबसे गर्म वर्ष था 2016 के पिछले रिकॉर्ड को भी ये छोड़ दिया है। ठीक, तो वर्ष 2023 विश्व का सबसे रिकॉर्ड गर्म वर्ष। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1975 में जल अधिनियम के तहत की गई थी। पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1975 में। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आप इसमें आपके लिए एक होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हिमाचल प्रदेश बनेगा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य। ये महत्वपूर्ण करंट देखते हैं। 31 मार्च कब तक इसका लक्ष्य रखा गया? 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनेगा। 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल या डीजल वाहन खरीद पर रोक लग गया। ठीक, ये फैक्ट एक बनता है कि पेट्रोल और डीजल वाहन पे खरीद पे रोक लगाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसमें 6 राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकास किया जाएगा तथा इलेक्ट्रिक वाहन पर 50% की सब्सिडी। ठीक, चलिए अब जिसको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हो हिमाचल प्रदेश से ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं चदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य, ये उड़ीसा में है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ये पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। यहाँ एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है। ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक, एक इसी से और जुड़ा भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र, डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र। तो ये कहाँ पे है? हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला। हानले वन्यजीव अभयारण्य जो कि तिब्बती हिरन के लिए प्रसिद्ध है और हानले एक गांव है जो कि लद्दाख में स्थित है और यहीं पे पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। चलिए ठीक, नेक्स्ट गिद्ध रेस्तरां झारखंड के कोडरमा में डाइक्लोफेनेक के
प्रभाव से गिद्धों की कमी। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि गिद्धों के लिए एक डाइक्लोफेनेक दवा बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुई। यह दवा गाय भैंस जैसे जानवरों को दी जाती थी। जब ये जानवर मर जाते थे तो गिद्ध उसको खाते थे। गिद्ध को खाते ही उनका शरीर के अंदर अनेक गतिविधियां बंद हो जाती थी, जिससे गिद्ध धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। इसलिए पूछा जाता है कि गिद्ध किस लिए समाप्त हुए? डाइक्लोफेनेक के प्रभाव से। ठीक। हिमालयन वुल्फ एक जानवर है, हिमालयन वुल्फ IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हुआ है। ठीक, हम लोग थोड़ा तेज़ी से देख रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन करंट अफेयर्स है। ठीक। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये ध्यान रहिए। हिम तेंदुआ का दूसरा नाम औंस भी है। और ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हिम तेंदुओं के प्रजनन के लिए और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और ये हिम तेंदुओं के लिए देश का पहला और एकमात्र संरक्षण कार्यक्रम है। वो कहाँ पे चलाया जा रहा है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो ये पूछा जा सकता है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए कौन सा जूलॉजिकल पार्क? तो ये पद्मजा नायडू। और हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए 2009 में एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड तो कब ये? 2009 में। ठीक, चलिए। 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सिक्योर हिमालय योजना परियोजना के तहत भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना उत्तरकाशी उत्तराखंड में शुरू की गई थी। यहाँ से देखिए 2 कि सिक्योर हिमालय परियोजना किसका है? पूछा जा सकता है। भारत सरकार, विश्व बैंक, इस तरीके से। तो ये है किसका? UNDP का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का। और ये हिम तेंदुआ के लिए कौन सा? उत्तरकाशी और उत्तराखंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये कुछ चर्चाओं के लिए फेमस रहा है, इसलिए हम इसका एक नाम लिख दिए हैं ताकि बस ध्यान रहे कि थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जब आप पूछे तो आप उसको बता दीजिए तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा पणजी में हुआ था। ठीक, इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा पणजी में। जलवायु कार्यवाही के लिए मिश्रित वित्त सुविधा हेतु समझौता गोवा और विश्व बैंक में हुआ था। ध्यान रहे, जलवायु कार्यवाही के लिए एक समझौता हुआ है गोवा और विश्व बैंक में। ठीक, चलिए। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग। केंद्र सरकार द्वारा 14 फरवरी 2024 को दिशा निर्देश परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट। देखिए सारा कार्य ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि पूरे भारत और विश्व को मिलकर इस समस्या से निपटना है, इसलिए अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, 23वां संस्करण। ये कब शुरुआत? 2001 से हुई थी। किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति। यह रिपोर्ट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। प्रवासी प्रजातियों के लिए 2 सबसे बड़े खतरे, अत्यधिक दोहन और मानव गतिविधि के कारण निवास स्थान। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्री के साथ ही
मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो आपके पेपर में उसको अपडेट करके आप अपने उत्तर को और भी अच्छे से परिमार्जित करके एक आध नंबर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ना मान के चलिए कि बस ये फ्री के लिए ही काम, आप इसको अपडेट करके अपने मुख्य परीक्षा में के लिए भी शामिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम ये 2016 में संशोधन। ठीक, पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ये किसका स्थान लिया है, तो ये 2016 का स्थान लिया है। ये माइक्रो प्लास्टिक्स के संबंध में सख्त मानदंड। ठीक, अब माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है? जल में माइक्रोप्लास्टिक वह पदार्थ जल में अविलेय किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसका आयाम 1 माइक्रोन और 1000 माइक्रोन के बीच होता है। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि माइक्रोप्लास्टिक्स का आयाम, तो ये ध्यान रहे ये 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के, और 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। तो 1 माइक्रोन क्या हो गया? 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। ठीक, करना क्या है? कैरी बैग अब कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनेगा। ठीक, होता क्या है कि जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं ये चले जाते हैं ज़मीन के अंदर और ये जल्दी समाप्त नहीं होते, जिससे कि पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता है। नेक्स्ट, ठीक, चलिए देखिए, ये तो करंट में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन इसका आप प्रयोग निबंध में, अब गरीबी टॉपिक में ज़रूर से कर सकते हैं। वर्ष 2022 में 1.05 अरब टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है। ठीक, यह रिपोर्ट UNEP की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 का है। 1 अरब 5 करोड़ टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुए। 1 अरब 5 करोड़ टन खाद्य अपशिष्ट, कुल उत्पादित अनाज का 19%। अभी आप ज़रा सोच के देखिए कि हम विश्व में जितने अनाज उत्पन्न होते हैं उसका 20% नष्ट हो जा रहा है। तो ये हुआ ना, अब कहाँ बहुत से लोगों को 3 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है, और एक तरफ अपने पूरे उत्पादित अनाज का 20% समाप्त हो जा रहा है। इसलिए इसको एक वैश्विक त्रासदी बोला गया। खाद्य अपशिष्ट एक वैश्विक त्रासदी, सही बात है। 100 रुपये में 20 रुपये जब बर्बाद हो जा रहा है तो वो नुकसान ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों के लिए 2023-24 से 2027-28 के सत्र तक कितने 150 करोड़ रुपए में इसका मुख्यालय भारत में होगा। और उसमें क्या है? 7 प्रमुख कैट प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत में ही इसका मुख्यालय बनने वाला है। ठीक, ये 7 प्रमुख बिग कैट्स कौन कौन से हैं? पहला बाघ, दूसरा शेर, तीसरा हिम तेंदुआ, फिर चौथा तेंदुआ, 5वां चीता, 6वां प्यूमा, 7वां जगुआर। ये 5 जो है 1 से 5 नंबर तक ये भारत में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डंकन एग्न्यू। ये एक भूवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि बर्फ़ पिघलने से धरती की घूमने की गति कम हो गई है। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति। ठीक, 21 मार्च इसका डेट में 21 मार्च 2024 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। क्योंकि इसकी कमेटी में कौन है? हमारे मुख्य न्यायाधीश।
ठीक, ये कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में बिजली के तारों से टकराने के कारण ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है इसकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक, उसी के संरक्षण के लिए ये कमेटी बनी है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी IPHE, हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी IPHE की बैठक नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च। यह संस्था 2003 में स्थापित हुई थी। ठीक, कौन सी, IPHE। सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक संकल्प, ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNE इन्हें 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक नैरोबी केन्या में आयोजित छठे सत्र में भारत की ओर से प्रस्तुत सतत अस्थायी जीवन शैली को प्रस्ताव को अपनाया। ठीक, ये भारत सरकार के प्रस्ताव को ये अपना लिया गया है, इसलिए ये एक हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो जा रहा है। ये कहाँ हुआ था, पर्यावरण सभा नैरोबी केन्या में। ठीक है, छठे सत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, कौन इसको स्वीकार अपनाया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की अवधारणा परिकल्पना मोदी जी ने COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड आयोजित शिखर सम्मेलन में की थी। ये पूरा का पूरा पेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि लाइफ की अवधारणा का परिकल्पना किस पर्यावरण सम्मेलन में, तो COP26 में। कौन दिया था, मोदी जी ने। और कहाँ पे ये आयोजित हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग इंडस पहल, जल संसाधन उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने हेतु सिंधु नदी घाटी के अस्थायी प्रबंधन को आगे बढ़ाने का प्रयास। ठीक, ये लिविंग इंडस पहल। अब ये क्यों महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की 7 सर्वोत्कृष्ट विश्व पुनर्बहाली परियोजनाओं में इसको जगह मिली है। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि लिविंग इंडस पहल क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा है। अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, या नदी से है, तो ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट है, नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030। ठीक, एक जलवायु रणनीति नाबार्ड द्वारा स्थापित 2030-22 पृथ्वी दिवस पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जलवायु रणनीति के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। ठीक, नाबार्ड की देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या है, टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा। ठीक, वैश्विक प्लास्टिक संधि पे वार्ता। ठीक, ये कहाँ हुआ, कनाडा की राजधानी ओटावा में, समुद्री पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण सहित। चलिए, आज थोड़ा जल्दी से हुआ, आज पर्यावरण की करंट अफेयर्स ये हम लोगों का जनवरी से अप्रैल तक का है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मई से अगस्त तक का पर्यावरणीय करंट अफेयर्स देखेंगे। धन्यवाद, आप लोग बने रहिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो। हम लोग कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो से कम एक क्वेश्चन भी फंस गया तो मेरा वीडियो बनाना और आप लोगों का देखना सुनना दोनों सफल रहेगा। धन्यवाद।